नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। जब हम अपने आसपास के पदार्थों के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास अलग अलग तरीके की वस्तुएं हैं। हमारे आसपास कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आकार एक जैसा रहता है, जिनका आकार कहीं नहीं बदलता, जैसे कुर्सी, मेज, चौक, डस्टर, स्विच बोर्ड। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उनको हमने किस चीज़ में रखा है। जैसे पानी, पानी को यदि जग में डाला जाए तो उसका आकार जग की तरह हो जाएगा। पानी को यदि ग्लास में डाला जाए तो उसका आकार ग्लास की तरह हो जाएगा। पानी को यदि कप में डाला जाए तो उसका आकार कप की तरह हो जाएगा। हम अपने आसपास की वस्तुओं पर नज़र डालें तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी मिलेंगी जो सजीव हैं और बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी होंगी जो सजीव ना होकर निर्जीव हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो एक तरीके की गैस है, जिस पानी को हम पीते हैं वो एक तरीका द्रव्य है। अब इस अध्याय 1 का जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारे आसपास के पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब जब हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हम पढ़ते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कणों का क्या मतलब है? कणों का मतलब है कि हम एक चौक का छोटा सा पीस लेते हैं, एक चौक का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और चौक के उस छोटे से टुकड़े को तोड़ना शुरू करते हैं। हमने उस छोटे से टुकड़े को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 4 को 8 टुकड़ों में तोड़ दिया। जब हम उसको ऐसा करके छोटा तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उसके सबसे छोटे टुकड़े को प्राप्त कर लेंगे और हम उससे और आगे नहीं तोड़ पाएंगे। जब हम उसको और आगे नहीं तोड़ पाएंगे तो हम कहेंगे कि हमें पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा मिल गया है, जिस सबसे छोटे हिस्से को हम कण अथवा अणु कहते हैं। इस सबसे छोटे हिस्से को अणु का नाम भी दिया जाता है, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। आगे यदि हम बात करें इसी बारे में तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण, प्रश्न उठता है कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। क्या ये पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं? क्या ये पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते? जी हाँ, पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इनको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। ये पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि एक पुस्तक का जो एक पेज है, इस पेज की जो मोटाई है, अब पुस्तक के एक पेज की मोटाई कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो ये बहुत कम मोटाई भी लगभग 10,000 कणों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर बनती है। तो हम सोच सकते हैं कि पदार्थ का एक जो कण है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। एक छोटा सा क्रियाकलाप समझते हैं। हम एक ग्लास लेते हैं और उस ग्लास के अंदर 2 चम्मच चीनी की डाल के मिला देते हैं। अब आपकी किताब में ये अभिक्रिया चीनी से नहीं बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट से की गई है। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट एक तरीके का केमिकल है जो हमें लैब में मिलता है, पर हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट से ना करके इस अभिक्रिया को घर में चीनी से आराम से कर सकते हैं, नमक से भी कर सकते हैं। तो हम एक ग्लास में कुछ चीनी लेंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे। पहली चीज़, जब हम चीनी को पहले ग्लास में डालेंगे तो हमें चीनी ग्लास में दिखेगी, किंतु मिलाने के बाद चीनी ग्लास से गायब हो जाएगी। जो पहला प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि ये चीनी जिसको हमने ग्लास में मिलाया वो कहाँ गई? हमने तो चीनी को ग्लास में मिलाया था, पर मिलाने के बाद भी चीनी गायब हो गई। तो चीनी कहाँ गई? जी हाँ, चीनी के जो कण थे, बहुत छोटे कण, वो पानी के कणों के बीच में चले गए। और जब चीनी अपनी कणों की अवस्था में चली गई तो मैंने आपको अभी भी बताया कि कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये चीनी के कण जब पानी के कणों के बीच में चले जाते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि एक और चीज़, एक और बिंदु जो हमारे सामने आया वो आया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो भी पदार्थ होता है, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गैस हो, उसके बीच में स्थान, रिक्त स्थान होता है। हाँ, ठोस के बीच का स्थान, द्रव्य के बीच का स्थान और गैस के बीच के स्थानों में अंतर होता है। ठोस के बीच का अंतर, जो कणों के बीच का अंतर होता है, वो बहुत कम होता है।
द्रव्य के बीच कणों का अंतर ठोस के मुकाबले ज़्यादा होता है किंतु गैस के मुकाबले कम होता है, और गैस के बीच कणों का अंतर सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं? हम उदाहरण लेते हैं परफ्यूम का। हम सब जानते हैं कि परफ्यूम का हम उपयोग करते हैं। परफ्यूम को यदि कमरे के एक कोने पर छिड़का जाए तो उसकी खुशबू कमरे के दूसरे कोने तक भी आती है। क्यों आती है? इसका कारण ये है कि जो गैस होती है, गैस के जो अणु होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। जिस अगर इसको गैस माना जाए तो गैस के जो अणु हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो अगर हम देखें तो गैस के अणुओं के बीच में बहुत सारा खाली स्थान है, और ये जो खाली स्थान है इससे हम कहते हैं कि गैस जो पदार्थ है वो निरंतर अभिक्रिया करता है। और इन खाली स्थानों पे जो हम देख सकते हैं बीच के खाली स्थान है, यही बीच का खाली स्थान है जहां गैस के कण चलते रहते हैं। जो परफ्यूम जिसका हमने उपयोग कमरे के किसी एक कोने में किया था, उस कोने में किए गए उपयोग को भी उसके अंदर भी जो गैस के कण थे वो निरंतर चलते रहे, और निरंतर चले रहने के कारण वो हमारे कमरे के जो गैस है, जो कमरे के अंदर उपलब्ध गैस थी उसमें मिल गए। कमरे के अंदर उपलब्ध गैस में मिलने के कारण वो खुशबू जो कमरे के एक कोने में होनी चाहिए थी वो फैलकर पूरे कमरे में आ गई। इसी को हम कहते हैं कि गैस के जो कण हैं वो कण निरंतर चलते रहते हैं। तीसरा बिंदु जो हम पढ़ेंगे वो है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम एक लोहे की कील के बारे में बात करते हैं। यदि लोहे की एक कील देखी जाए तो लोहे की कील इतनी आसानी से नहीं टूटती। उसका कारण है कि लोहे के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित करते हैं। अगर जल की एक धारा है, जल की एक धारा है जो किसी सतह से गिर रही है, अगर आप उसे बीच में हाथ से काटने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ देर के लिए कटती लेकिन फिर मिल जाती है। इसका कारण ये है कि जल के सभी कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने 3 बिंदु पढ़े, जिसमें पहला बिंदु ये पढ़ा कि पदार्थ किसी भी पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा बिंदु हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो 4 पॉइंट पढ़े, पहला, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद आती हैं कि जो पदार्थ हमारे आसपास मिलते हैं वो किस रूप से मिलते हैं, कितने प्रकार से पदार्थ हमारे आसपास देखे जा सकते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ हमें 3 अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं। पहला, ठोस, दूसरा द्रव्य, तथा तीसरा गैस। इन 3 अवस्थाओं में पदार्थ हमारे आसपास मिलते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस।
अब यदि ठोस, द्रव्य और गैस इनके बीच के अंतर की बात करें तो आकार देखें तो ठोस का आकार निश्चित और मुकाबले द्रव्य की बात करें तो द्रव्य का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, वो उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसको रखा जाता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, जैसे कुर्सी का, मेज का, लोहे के टुकड़े का, इनका आयतन निश्चित है। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य का आयतन भी निश्चित है, किंतु गैस की बात करें तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। गैस उस बर्तन का आयतन ले लेती है जिसमें उसको डाला जाता है। जिस प्रकार परफ्यूम की बोतल अगर देखी जाए, परफ्यूम की बोतल में अगर 100 ग्राम परफ्यूम है तो भी वो पूरी बोतल भरी होगी, 50 ग्राम में भी पूरी बोतल भर सकती है और सिर्फ 10 ग्राम में भी पूरी बोतल भर सकती है। उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि जो गैस होती है, गैस के कण सदैव गतिमान रहते हैं। दृढ़ता या तरलता की बात करें तो ठोस सभी दृढ़ होते हैं और ये बहते नहीं हैं। अगर आपने लोहे के टुकड़े एक स्थान पर रख दिया तो वो सदैव उसी स्थान पर रहेगा। इसके मुकाबले यदि हम बात करें तरल की तो तरल दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल बह सकते हैं। आप अगर फर्श पर एक गिलास पानी डालेंगे तो वो फर्श पर एक गिलास पानी वहीं पर नहीं रहेगा, वो बहना शुरू करेगा, जिस तरफ भी डाल होगी उस तरफ बह जाएगा। गैस की बात करें तो गैस बहुत आसानी से बह सकती है, बहुत गतिमान होती है। कणों के बीच के आकर्षण की बात, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, ठोस के बीच आकर्षण सबसे अधिक होता है, द्रव्य के बीच आकर्षण कम होता है और गैस के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। इसी के बाद यदि बात करी जाए कणों की स्थिति, तो ठोस के कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, द्रव्य के कण एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, पर ठोस के मुकाबले ज़्यादा दूर, गैस के मुकाबले कम दूर। और गैस के कणों की बात करी जाए तो गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, गैस के कणों के बीच का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। यदि संपीड़नता की बात करी जाए, यदि कंप्रेसिबिलिटी कितनी दब सकती है उसकी बात करी जाए तो ठोस नहीं दबते, ठोस बिल्कुल भी नहीं दबते। ठोस के मुकाबले यदि बात की जाए द्रव्य की तो द्रव्य भी नहीं दबते, किंतु गैस की बात करी जाए तो गैस बहुत ज़्यादा दबते हैं, गैसों की संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होती है। यही बात करी जाए विसरण की यानी कि फैलने की, तो एक दूसरे में मिलने की, तो जो ठोस होते हैं ठोस एक दूसरे में विसरित नहीं होते, एक दूसरे में नहीं मिलते। ठोस के मुकाबले यदि गैस और द्रव्यों की बात करी जाए, द्रव्य एक दूसरे में विसरित हो जाते हैं। यदि आप शरबत को पानी में डालते हैं तो कुछ समय पश्चात वह शरबत स्वतः ही अपने आप ही पानी में मिल जाता है। और तीसरा है गैस, गैसों को दूसरी गैसों के साथ रखा जाए तो सभी गैसें आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, यानी गैसों में विसरण सबसे ज़्यादा होता है। तो यदि विसरण की दर की बात करें तो विसरण की दर सबसे ज़्यादा होती है गैसों में, फिर द्रव्यों में, और सबसे कम होती है ठोस में। तो अभी हमने पढ़ा ठोस, द्रव्य और गैस के बीच का अंतर, कि ठोस, द्रव्य और गैस इनके बीच